हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी के लिए साउथ कोरियन कंपनी की तरफ से सबमरीन का एक नया ऑफर। फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू चाइना गौतम बम्बेवाले का मानना है कि आने वाले सालों में भारत और चीन के रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं। इंडियन आर्मी के लिए स्वदेशी लाइट टैंक पेश करने के लिए कम से कम 5 इंडियन कंपनीज कर रही है पार्टिसिपेट। एक सर्वे के मुताबिक गलवान घाटी वाली घटना के बाद से 43% इंडियंस ने नहीं खरीदा है कोई भी चीनी प्रोडक्ट। और भारत की नई थिएटर कमांड में इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी शामिल करने का आया प्रस्ताव। इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 75I, जिसके तहत 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को बनाया जाना है, और इस प्रोजेक्ट को करीब 2 सप्ताह पहले ही भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से अप्रूवल दिया गया है। और जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए 2 इंडियन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और L&T है। वहीं इसमें जर्मनी, स्पेन, रशिया, फ्रांस और साउथ कोरिया की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए जितने भी बाहर की कंपनीज हैं, उन सभी की तरफ से इंडियन नेवी को अलग अलग तरह के ऑफर दिए गए हैं। और इन्हीं में शामिल साउथ कोरियन कंपनी डेवो शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग यानी कि DSMA की तरफ से अब सबमरीन्स के साथ कुछ एडवांस बैटरीज का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। असल में DSME ने इंडियन नेवी के लिए दोसान एंड चैंगो सबमरीन के एक वेरिएंट DSME 3000 को पेश किया है। और इस DSME 3000 के मॉडल को अभी हाल ही में इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस इंडस्ट्री एग्जीबिशन में प्रदर्शित भी किया गया था। ये जो सबमरीन है ये 83.3 मीटर लंबी है और इसका 9.7 मीटर का बीम है, यानी कि इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की तुलना में साइज में बड़ी है। और जिस वजह से सबमरीन में एक ज्यादा इक्विपमेंट लोड और ज्यादा वेपन स्टोरेज मिलता है। और जो ये DSME 3000 सबमरीन है, इसके अंदर लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, जो कि आमतौर पर कन्वेंशनल सबमरीन्स में इस्तेमाल होने वाली लेड एसिड बैटरीज की तुलना में वजन में हल्की होती हैं और उनकी ज्यादा पावर डेंसिटी होती है, जो कि सबमरीन को एक लो मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ ज्यादा एंड्योरेंस प्रोवाइड करती है। और साउथ कोरियन कंपनी की तरफ से सबमरीन के साथ इन्हीं बैटरीज का प्रस्ताव भी इंडियन नेवी को पेश किया गया है। और नेवल न्यूज की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया की जो ये DSME 3000 सबमरीन इंडियन नेवी को पेश की गई है, ये भले ही मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए वर्टिकल लॉन्चर्स के साथ तो नहीं आएगी, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि कंपनी इंडियन नेवी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें नए फीचर्स शामिल करने के लिए तैयार है। और DSME के रिप्रेजेंटेटिव का यह भी दावा है कि साउथ कोरिया इंडियन नेवी के लिए सबमरीन्स और सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल इनकी एक पैकेज डील को पेश कर सकती है। वैसे आपको एक जानकारी दे दें कि इस प्रस्ताव में जिस लिथियम आयन बैटरी की बात की गई है, उस तरह की बैटरी को DRDO की लैबोरेटरीज ऑलरेडी विकसित कर चुकी है। तो अगर इस ऑफर में सबमरीन के साथ केवल इस तरह की बैटरीज का ही प्रस्ताव शामिल है, तो हमें तो नहीं लगता है कि इसका कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। द प्रिंट के साथ एक खास इंटरव्यू के दौरान फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू चाइना गौतम बम्बावाले ने इस बात को लेकर वार्न किया है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत और चीन के बीच जो बायलैटरल टाइज हैं वो और भी बिगड़ सकते हैं। उनका कहना था कि पिछले साल जो अप्रैल मई महीने में चीन की तरफ से बॉर्डर स्टैंड ऑफ को इनिशिएट किया गया, वो इसलिए था ताकि चीन पूर्व लद्दाख में जो अपनी जमीन के दावे करता है, उन दावों के अनुसार वो अपनी ग्राउंड पोजीशन को मूव करा सके। और उनका ये भी कहना था कि चीन उस उद्देश्य को कुछ हद तक प्राप्त कर सकता था, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। और पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीन ने जो कदम उठाया वो एक सोची समझी योजना का हिस्सा था, जो जाहिर सी बात है उसके कुछ खास उद्देश्यों के लिए था। और उनमें से एक उद्देश्य को हम आज के समय में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, और वो ये है कि 1 साल बीत जाने के बावजूद भी चीन अभी भी पूर्वी लद्दाख में अपने दावों वाले क्षेत्रों पर अपनी ग्राउंड पोजीशन को मूव कराना चाहता है। और जिस तरीके से चीन हैवी आर्मर, आर्टिलरी, टैंक्स इन सभी को मूव करा रहा है, इससे साफ मालूम पड़ता है कि ये एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। और ये भी एक कारण है कि आखिर क्यों पूर्व लद्दाख से अभी तक डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। और उनका ये भी कहना था कि भारत अपने राष्ट्र हितों के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है, तो इसलिए उन्हें लगता है कि आगे चलकर भारत और चीन की जो बायलैटरल टाइज हैं वो रीसेट होने की कगार पर हैं। बाकी इसके अलावा हम आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि पिछले साल जब गलवान घाटी वाली घटना हुई थी, तो उसके बाद से लेकर अभी तक एक सर्वे के माध्यम से इस बात की जानकारी सामने आई है कि इस 1 साल के अंदर करीब 43% इंडियंस ने चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दिया है। और इस सर्वे में शामिल 43% इंडियंस तो ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में चाइनीज प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदा है। वहीं इसमें 34% ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि हमने 1 से 2 प्रोडक्ट खरीदे हैं। 8% ऐसे थे जिनका कहना था कि हमने 3 से 5 चाइनीज प्रोडक्ट लिए हैं। 4% का कहना था कि हमने 5 से 10 चाइनीज प्रोडक्ट लिए हैं। 3% का कहना था कि हमने 10 से 15 लिए हैं। और 1% का कहना था कि हमने 20 से अधिक चाइनीज प्रोडक्ट्स को लिया है। और जो बाकी के लोग इस सर्वे में शामिल हुए थे, उन्होंने अपनी इस जानकारी को डिस्क्लोज करने से मना कर दिया है। लेकिन इन्हीं में 43% ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 12 महीने में कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं लिया है। बाकी हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 12 महीनों में
आप में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदा है और कितने ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेना बंद कर दिया है। और हाँ, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में पूरी ईमानदारी के साथ देना। जम्मू कश्मीर के नौगांव एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया गया है और जबकि इसी एनकाउंटर साइट से एक पिस्टल, एक एम्यूनेशन मैगजीन, 6 राउंड और 2 ग्रेनेड भी रिकवर हुए हैं। बाकी जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसके अलावा आज बुधवार को भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित हुई फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की 11वीं मीटिंग के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग के बायलैटरल कोऑपरेशन की समीक्षा की गई है और ये जो मीटिंग थी ये वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई थी। और बाकी कल गलवान घाटी वाली घटना की पहली एनिवर्सरी पर पहली बार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से लेकर चीन के स्थानीय लोगों तक उनके सोल्जर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देखा गया है। वो सोल्जर्स जिन्होंने गलवान घाटी वाली घटना में अपने देश के लिए जीवन का बलिदान दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि चीनी सरकार ने अभी भी गलवान घाटी वाली अपनी असली कैजुअलिटीज को छिपा के रखा हुआ है और ऐसे में हमें उन चीनी सैनिकों के लिए बुरा भी लगता है जिन बेचारों ने अपने देश की खातिर अपना बलिदान दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उनका देश अंतिम विदाई के तौर पर उन्हें सही तरीके से सैन्य सम्मान भी ना दे सका। और शर्म आनी चाहिए ऐसे देश को जो अपने उन सैनिकों को भी सम्मान नहीं दे सकता है जिन्होंने उसी की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इंडियन आर्मी के लिए 350 लाइट टैंक्स प्रोवाइड कराने वाले टेंडर में फॉरेन कंपनीज के अलावा भारत की भी कम से कम 5 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें L&T के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड भी BAE सिस्टम के साथ मिलकर इंडियन आर्मी के लिए एक अपग्रेडेड लाइट टैंक को पेश करेगी जो कि M8 आर्मर्ड गन सिस्टम पर आधारित होगा। इसके अलावा इसमें भारत की स्टेट ओन पब्लिक सेक्टर कंपनी हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री भी पार्टिसिपेट कर रही है और इसकी तरफ से भी इंडियन आर्मी के लिए एक स्वदेशी लाइट टैंक का डिजाइन पेश किया जाएगा। और बाकी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड जैसी कंपनीज भी इसमें शामिल है। पर जैसे कि हमने असॉल्ट राइफल वाली अपनी वीडियो में कहा था कि ये सवाल तो जरूर रहेगा कि भारत सरकार विदेशी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वदेशी प्लेटफॉर्म को कितनी प्राथमिकता देगी, क्योंकि जब तक कि इंडियन कंपनीज को सही मायनों में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तब तक हम किसी भी बेहतरीन स्वदेशी प्लेटफॉर्म की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट इंडिया टुडे की तरफ से जारी की गई है जिसमें कुछ टॉप डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इस सप्ताह की शुरुआत में रक्षा मंत्रालय की टॉप फंक्शनरीज ने एक प्रेजेंटेशन को आयोजित किया था और इस प्रेजेंटेशन में सभी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स शामिल थे और इस दौरान नई मिलिट्री थिएटर कमांड्स को स्थापित करने के लिए डिस्कशन किया गया था। और ऐसा पहली बार है जब ये थिएटर कमांड की जो प्रेजेंटेशन है ये रक्षा मंत्रालय के सीनियर लेवल पर की गई थी और इस दौरान रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल्स ने प्रेजेंटेशन में दिखाए गए कुछ इश्यूज को पॉइंट आउट भी किया है। और सोर्सेज के मुताबिक प्रस्तावित थिएटर कमांड में इस तरह का सुझाव भी शामिल है कि इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लाया जाए। भारत की तरफ से 23 से 26 जून तक बे ऑफ बंगाल में किसी एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल के लॉन्च के लिए एरिया वार्निंग को जारी किया गया है और ये जो एरिया वार्निंग है ये 750 किलोमीटर के पेरीमीटर पर है और ऐसी संभावना है कि इस दौरान निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल या फिर भारत का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV का एक और परीक्षण आयोजित किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा इंडिया टीवी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि PUBG और ऐसी सिमिलर ऐप्स जो पिछले साल भारत सरकार की तरफ से सुरक्षा कारणों के चलते बैन कर दी गई थी, तो उनमें से अधिकतर ऐप्स वापस से भारत में आने की तैयारी कर रही हैं, जिसमें आपको पता ही होगा कि जो PUBG है उसे भारत में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नाम से रीलॉन्च करने के प्रयास चल रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में इसी को लेकर नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर गौरव त्यागी की तरफ से एक RTI फाइल की गई थी और इस RTI के रिस्पॉन्स में इस बात का खुलासा हुआ है कि अभी तक भारत की किसी भी मिनिस्ट्री की तरफ से इस गेम को रीलॉन्च करने की स्पेसिफिक परमिशन नहीं दी गई है। और डॉक्टर त्यागी का कहना है कि जिन ऐप्स पर बैन लगाया गया है वो मॉडिफाइड नेम के साथ भारत में फिर से एंट्री पाने की कोशिश में है, लेकिन अभी भी उनका जो स्ट्रक्चर है वो कंडीशंस को वायलेट कर रहा है और इसलिए डॉक्टर त्यागी का कहना है कि भारत सरकार को उन सभी ऐप्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो भारत के कानून को धोखा देकर वापस से भारत में एंट्री पाने की कोशिश में है। और उनका कहना था कि अगर इस पर एक्शन नहीं होता है तो फिर आगे चलकर WeChat और TikTok जैसी ऐप्स भी इस तरह का रास्ता अपना सकती हैं। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।